तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश डिप्टी जेलर यानी कि सहायक उप जेल अधीक्षक जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक, जिसकी 1467 वैकेंसी आपकी आने वाली है मार्च 2026 में, जिसका एग्जाम है। इस भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है जीके जीएस करंट अफेयर साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो अभी रिसेंट में एपटेक के द्वारा पूछे गए। ठीक है, एपटेक नई कंपनी है ईएसबी की, आपको पता है। रिसेंट में एमपी एसआई का एग्जाम करवाया है, एमपी पुलिस का करवाया, एमपी आबकारी का करवाया। तो इन सभी के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखा गया भाई आबकारी के बहुत सारे प्रश्न एमपी पुलिस में रिपीट हुए थे हूबहू, और एमपी पुलिस के बहुत सारे प्रश्न एमपी एसआई में रिपीट हुए हैं। तो ये भी कंफर्म है कि इन तीनों एग्जाम के बहुत सारे प्रश्न आपको एमपी डिप्टी जेलर और एमपी जेल प्रहरी के एग्जाम में भी रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो पहले हम इन सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम जीके जीएस का करवा चुके हैं, एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का करवा चुके हैं, तो वो सब आपको देख लेना है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है एमपी डिप्टी जेलर के नाम से, आप इसी चैनल के अंदर विजिट करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये करंट अफेयर का बिल्कुल ताजा प्रश्न है भाई। एमपी एसआई 20 जनवरी 2026 को अभी रिसेंट में पूछा गया है। प्रश्न है यूएई में 11वें वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट यानी कि WGES 2025 की थीम क्या रखी गई थी। अब ये नहीं पूछ रहे कि कहां पर हुआ था एपटेक, अब ये पूछ रहे भाई थीम बता दो, इसकी थीम क्या थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, जिससे कि आगे ये प्रश्न घुमाकर भी अगर पूछे तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए उद्देश्य क्या था, तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक हरित संक्रमण को बढ़ावा देना था, जलवायु वित्त को जुटाना और सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत करना था। कुल मिलाकर के पूरा वातावरण जो है, जो पूरा पृथ्वी है, इसको हरा भरा बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए जो है इसको आयोजित किया गया था। हाँ, इसका आंसर डी है, डी पढ़ना भूल गया, देखिए बता देते हैं। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज करना। ये इस बार की थीम थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रखा गया है। अब आयोजक कौन था, उद्देश्य तो हमने आपको बता दिया। आयोजक कौन था इसका, तो ये दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी DEWA और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन WGEO के द्वारा आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लें कि भाई ये जो समिट आयोजित की गई थी इसका आयोजक कौन था। तो 2 लोग आयोजक थे, एक तो DEWA और दूसरा WGEO। ठीक है, थीम क्या थी, तो थीम थी प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज करना। और ये कहां पर हुई थी, तो ये आपकी यूएई में हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट में हुई थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और कुछ दिया है देख लेते हैं। देखिए विशेषता, तो इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के लगभग 3300 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें, आपने देखा जिस तरह से एमपी पुलिस का एग्जाम हो या फिर एमपी आबकारी या फिर एमपी एसआई, इन तीनों एग्जाम में अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के भी सुपर नोट्स तैयार करवा दिए गए हैं, जिसमें आपको जीके जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स और साथ ही साथ में सारे प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं मात्र 189 रुपए में। ठीक है, थोड़ा सा प्रूफ आपको दिखा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे आपको इन नोट्स को परचेज करना है। प्रूफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आपको पता है एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है ना, तो आप कमेंट्री पोस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के फोटो डाले हैं और यहाँ पर भी कुछ हम एग्जांपल आपके लिए लेकर के आए हैं। 85 नंबर देखिए, इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे। ये नोट्स आपको एमपी पुलिस भर्ती 2025 वाले दिख रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। एमपी तो पूरी की पूरी फंसी इन नोट्स में थे। ठीक है, हमने भी कहा भाई आपकी मेहनत है, आपने मेहनत की, पढ़ाया तो हमने सबको ही था। और इन्होंने अपना रिजल्ट भी हमको शेयर किया। 85 नंबर इनके आए थे, ध्यान रखना। आनंद जी इनका नाम है। ठीक है, इसके बाद में ये सौरभ जी हैं, इन्हें हम संजय भी कहते हैं। बीएसएफ में इनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, फिर भी ये एग्जाम देने आए थे एमपी पुलिस का और एमपी एसआई का, तो ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं एमपी पुलिस को। सर आपके नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, खुद इन्होंने कहा है। एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हमारे नोट्स, इन्होंने दोनों के नोट्स लिए थे। ठीक है, इसके बाद में एक और भाई हैं, इनके 81 नंबर आए हैं। ठीक है, पिछली बार इनके 87 नंबर थे, काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए, इन्होंने भी हमारे सुपर नोट्स लिए थे और सुपर नोट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, जहां पर अभी तक
974 मेंबर इसमें जुड़े हुए थे। हालाँकि 1000 से ऊपर मेंबर थे, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम होता जाता है, लोग जो है निकलते जाते हैं, फिर और भी लोग जुड़ते भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 974 मेंबर थे वर्तमान में इस ग्रुप में। इतने लोगों में अभी तक हमारे पास में लगभग 350 लोग तो अपना स्क्रीनशॉट भेज चुके हैं कि सर हम एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुके हैं। बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, भैया एग्ज़ाम हो गया, हमें मतलब नहीं है, निकल लेते हैं, ठीक है ना? तो उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की थी, तो वो लोग क्वालीफाई किए हैं एग्ज़ाम। जैसा हमने ग्रुप में करवाया था, क्विज़ वगैरह करवाते हैं, कुछ ट्रिक और टेक्निक्स बताते हैं, करंट अफेयर बताते हैं, एग्ज़ाम कैसा चल रहा है, पैटर्न क्या चल रही है, सब कुछ इसमें ट्रेंड किया जाता है एक तरह से आगामी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ से बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स क्वालीफाई किए हुए हैं, ठीक है? इनका हमने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है, बाकी हमने कम्युनिटी टैब पर भी डाल दिया, आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों की फ़ोटो वहाँ पर डली हुई है, ठीक है? तो अब एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के लिए भी ये नोट्स ग्रुप बना दिया गया है। तो जो लोग ये नोट्स लेंगे, उनको उस नोट्स ग्रुप में भी शामिल कर दिया जाएगा। नोट्स कैसे लेना है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये साइड में आपको लगा हुआ है, ठीक है? इसी पर आपको 189 ₹189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको एमपी डिप्टी जेलर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको एमपी पुलिस की तरह ही ट्रेंड किया जाएगा। जो उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं, आप भी आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस हमारे अकॉर्डिंग चलते रहना, जो टारगेट हम आपको देते जाएं, उन टारगेट को आपको बस अचीव करते रहना है। जिन लोगों ने सीरियस होकर के एग्जाम दिया था, 85 नंबर, 87, 89, 88 नंबर तक उन लोगों के आए हैं, जो लोग सीरियस थे, ठीक है? और जो लोग बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे भाई, उनका कोई कुछ कर भी नहीं सकता, है ना? तो आप लोग सीरियस होकर के इस ग्रुप से जुड़ना। चलिए, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है आपका, आप देख सकते हैं, एमपीएसआई 20 जनवरी 2026 के एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह के अब ट्रेंड में क्वेश्चन आ गए हैं। एप्टेक इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, कथन और कारण वाले, है ना? देखिए, तो कह रहा है कि प्रारंभिक वर्धन वंश, जिसे हम पुष्यभूति वंश कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये जो है पुष्यभूति वंश के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। अब आप इसमें से बताइए कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। देखिए, पहला, वे प्रारंभिक गुप्त साम्राज्य के सामंत थे, क्या ये सही बात है? अगला है, कन्नौज के मौखरी वंश के साथ विवाह संबंध प्रभाकर वर्धन के समय में संपन्न हुए थे, क्या ये बात सही है? या फिर वंश की राजधानी थानेश्वर हर्ष के शासनकाल में कभी भी प्राथमिक राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित नहीं हुई थी। बताइए, तीनों में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक सही है, एक और 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सभी सही हैं। तो उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। यानी कि देखिए, बात क्या थी, तो देखो, प्रारंभ में जो पुष्यभूति वंश के शासक थे, वो प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य के सामंत हुआ करते थे। गुप्त साम्राज्य के समाप्त होने के बाद में ये वंश उभर करके आया था, ठीक है? और कन्नौज के मौखरी वंश के साथ में इनका विवाह संबंध जो है प्रभाकर वर्धन के टाइम पर संपन्न हुआ था। अब कैसे हुआ था वो आपको आगे हम बता देंगे, लेकिन तीसरा वाला गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि थानेश्वर इनकी राजधानी नहीं थी, ठीक है? तो इस वंश की जो राजधानी वो थानेश्वर नहीं थी, बल्कि कन्नौज कर दी गई थी। कन्नौज, इसकी वंश की राजधानी क्या हो गई थी? कन्नौज हो गई थी। थानेश्वर से चेंज करके कन्नौज कर दिया था। इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही होगा। बाकी डिटेल में अभी आपको बता देते हैं, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सब आपको बताएंगे। कथन नंबर 1 सत्य है। सत्य क्यों है? तो पुष्यभूति वंश के प्रारंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के सामंत हुआ करते थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और थानेश्वर हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, ठीक है? ओके। दूसरी सत्य क्यों है? प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ में किया। यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विवाह संबंध था, जिसने पुष्यभूति और मौखरी वंशों को एक साथ में ला दिया। भाई, सगे संबंधी हो गए ना भाई, है ना? सगे संबंधी हो गए तो फिर ये दोनों लोग मिलकर के और भी मजबूत हो गए। तो दूसरी बात भी सही है। कथन 3 असत्य क्यों है? ये कथन गलत है, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में राजनीतिक शक्ति का केंद्र थानेश्वर से बदल करके कन्नौज हो गया था। उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, जिसके बाद कन्नौज उत्तर भारत का मुख्य राजनीतिक केंद्र बन गया था। तो कन्नौज बना था राजनीतिक केंद्र, ना कि थानेश्वर बना था, ठीक है ना? इस वजह से तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इन सब की जो पीडीएफ है वो भी आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है? बाकी अभी 2 जो क्लासेस कराई है उसकी पीडीएफ भी डाल देंगे, परेशान नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित ट्रोपोपॉज पर लगभग कितना टेम्परेचर होता है। एमपीएसआई 20 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब आपको लगेगा सर ये प्रश्नों कठिन लग रहे हैं, कभी पढ़े नहीं है। तो मेरे भाई मेरा काम ये नहीं है कि आपको सिंपल सिंपल प्रश्न करा दे और बढ़िया से पूरा व्यूज लेकर के और हंसी खुशी निकल जाए। आप उन प्रश्नों को कीजिए जो आपको कठिन लग रहे हैं, जो आपको पहली बार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। फिर आप परेशान हो ये तो पहली बार देख रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है ना। जो प्रश्न कठिन है वो भी आपको करवाएंगे। कह रहा है कि भूमध्य रेखा के ऊपर जो ट्रोपोपॉज है उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, तो भाई -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना कम तापमान क्यों होता है सर, आइए आपको बता देते हैं कि ये तापमान कम क्यों होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें होता है ऊंचाई का प्रभाव। भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल है ऊंचाई जो है वो सबसे अधिक लगभग 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर ये केवल 8 किलोमीटर के आसपास होती है। इस वजह से ध्रुवों पर तापमान है वो आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर अगर आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। भाई जितना आप ऊपर चले जाओगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। हिमालय पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चढ़ाई करते हैं तो देखते हैं ऊपर बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता जाएगा, ठीक है। तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान गिरता है। चूंकि भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो ट्रोपोपॉज है ना वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक्सरसाइज गरुड़ 25 के दौरान भारतीय वायुसेना की टुकड़ी को किस परिवहन विमान ने सहयोग दिया था। जब भारतीय वायुसेना ये एक्सरसाइज कर रही थी तो भाई खाना पीना पहुंचाने का काम, रसद पहुंचाने का काम कौन सा विमान इसमें से कर रहा था, बताइए कितना कठिन प्रश्न पूछा है। एमपीएसआई 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए C-17 ग्लोब मास्टर 3 नाम का जो विमान था वो यहाँ पर रसद यानी कि खाना पीना पहुंचाने का काम कर रहा था। देखिए तो जनवरी 2026 में ये आयोजित हुई थी गरुड़ युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच में ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना की टुकड़ी को रसद और रणनीतिक सहयोग प्रदान करने में C-17 ग्लोब मास्टर 3 ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये एक ऐसा विमान था जो सारी रसद सामग्री और बहुत सारे लोगों को यहाँ वहां ले जा रहा था, परिवहन का काम कर रहा था। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए अब पीएसबी एपटेक का लेवल कहां पर पहुंच चुका है। इसी लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो अब ये सोचे भाई एग्जाम बस क्वालिफाई हो जाए उसके बाद तो देख लेंगे, भैया आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के प्रश्नों को करना ही पड़ेगा। यही हमारा मुख्य लक्ष्य होता है, इसीलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आबकारी का ग्रुप हो चाहे वो एमपी पुलिस का ग्रुप हो। देखिए भारत में सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग क्षमता पर प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन किस तिथि को आयोजित किया गया था। तो सिंचाई पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया है ये पहला क्षेत्रीय सम्मेलन था। कब आयोजित किया गया ये पूछा गया है। एमपीएसआई 20 जनवरी सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो आइए सीधे आंसर की ओर चलते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग क्षमता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, वो देख लीजिए। सम्मेलन का विवरण देखिए। सबसे पहले ये तिथि क्या है, 22 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। स्थान कहाँ पर यह आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना हो सकता है आपसे आगे पूछे कि भाई कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। उद्देश्य क्या था, तो कृषि और सिंचाई में पानी की बर्बादी को कम करना, आधुनिक टेक्निक जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से सिंचाई को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। मंत्रालय कौन सा है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। पूरा डिटेल में आपको बता दे रहे हैं, आप बस इसको अच्छे से पढ़ते जाइए। एक बार पूरी क्लास देख लीजिए। एक बार जब आप नोट्स ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो आपको ये नोट्स के साथ मिल जाएगा, तो बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च और विकिरण और उपलब्ध भूमि के कारण बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विकास की उच्च संभावना वाला माना जाता है। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है भाई ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी कि बिजली की खपत वहां पर कम होती है। ज्यादातर जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, 17 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान। अब देखो ये
ये दोनों एक ऐसे क्षेत्र हैं जो रेगिस्तानी इलाके में आते हैं। रेगिस्तानी इलाके में आने की वजह से यहाँ पर गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है। भाई सूरज की रोशनी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी वहाँ पर हम सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा हम वहाँ से सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, पश्चिम भारत विशेष करके थार का रेगिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कच्छ का रण हो गया, भारत में सौर ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर करके आए हैं। यहाँ पर ज्यादातर काम जो है वो सौर ऊर्जा से ही होता है। चलिए, करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है, भारत में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जिसे हम वल्लम कली कहते हैं, ये किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, कहां पर इसका आयोजन होता है? एमपीएसआई 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। चलिए देख लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, वल्लमपल्ली, कल्लमपल्ली, तो ये सब जो है केरल के आसपास होते हैं। तो केरल के जो बैक वाटर्स होते हैं, यहाँ पर ये नौका दौड़ आयोजित की जाती है। देखिए, तो स्थान की अगर हम बात करें तो ये दौड़ केरल के अल्लापुझा में पुन्नामदा झील के बैक वाटर्स में आयोजित की जाती है। अभी आपने एक वीडियो भी देखा होगा, है ना, उसको लोग औरा वीडियो कहते हैं। मतलब एक लड़का जो है वो एक नाव के आगे खड़ा होकर के डांस करता है, और उसका जो है बहुत सारी इस पर रील्स बनी हुई थी। तो वो यही दौड़ थी, केरल में ही वो दौड़ आयोजित की गई थी, जहां का वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है, तो पुन्नामदा झील बैक वाटर्स में आयोजित की जाती है। इतिहास क्या रहा है इसका, तो इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने केरल का दौरा किया। वे इस खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विजेताओं के लिए एक चांदी की ट्रॉफी दान की, जिसे अब नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है। नेहरू जी ने यह ट्रॉफी दी थी, इस वजह से उनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम नेहरू ट्रॉफी पड़ गया है। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, ये आपका ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी बहुत पूछी थी आज इस वाले एग्जाम में, है ना। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी लंबी तरंग वाली ऊर्जा का उत्सर्जन करके नीचे से वायुमंडल को गर्म करती है, इसको हम क्या कहते हैं? 17 जनवरी 2026 को पूछा गया है। मतलब कि ऊपर से जैसे ये आपका प्रकाश आ रहा है, रोशनी आ रही है, ये पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी पर ये रोशनी पहुंची थी, ये क्या करती है? पृथ्वी लंबी तरंग वाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर देती है, यानी कि जो बहुत तेजी से इस पर आ रही है, उतनी ही तेजी से इस ऊर्जा को वापस भी पृथ्वी वापस कर देती है। लेकिन इससे क्या होता है, ये जो नीचे का वायुमंडल है, ये अंदर वाला वायुमंडल जो है, ऊपरी परत जो है, जिसे हम क्रस्ट या फिर भूपर्पट्टी कहते हैं, ये गर्म हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्थलीय विकिरण। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की स्थल पर टकरा करके वापस जा रही है। ठीक है, जिससे कि यहाँ का जो मौसम है वो गर्म होता जा रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्थलीय विकिरण। देखिए, तो सतह का गर्म होना, पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है और गर्म हो जाती है। ठीक है ना, तो जो तेजी से विकिरण आ रही है इसको मतलब अवशोषित कर लेगी, और इसी गर्मी को जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाती है, फिर इसी गर्मी को ये उत्सर्जित भी करती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से पृथ्वी गर्म हो जाती है। स्थलीय विकिरण क्या होता है? तो गर्म होने के बाद में पृथ्वी स्वयं एक विकिरण पिंड बन जाती है, और ऊर्जा को, जो लंबी तरंगें होती है, उसके रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर छोड़ती जाती है। भाई एक बार पूरी तरह से ये चार्ज हो गई, चार्ज होने के बाद में जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, इसको वापस क्या करती है? पृथ्वी वापस से अंतरिक्ष में भेजती है। तो इसको हम कहते हैं स्थलीय विकिरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 एमपीएसआई 20 जनवरी को पूछा गया है। ये आपका एमपीजी के से रिलेटेड है, और यहाँ से बहुत प्रश्न बने हैं। विंध्य प्रदेश वाले ऑप्शन से, विंध्य प्रदेश वाले टॉपिक से बहुत प्रश्न बने हैं। इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर जो है ईएसबी ने गलत माना था, ईएसबी ने पार्ट बी माना था, लेकिन इसका आंसर पार्ट सी होगा। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं, और हमने भी बहुत सारे लोगों को बताया था, इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। विंध्य प्रदेश को प्रारंभ में किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? तो ये श्रेणी थी सी श्रेणी। सी श्रेणी में इसको शामिल किया गया था, लेकिन ईएसबी ने बी माना है, तो ये बी गलत हो जाएगा, सी सही होगा। देखिए, तो श्रेणी का निर्धारण की बात करते हैं, तो शुरुआत में 1948-49 में एक संघ के रूप में था, लेकिन 1 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक तौर पर सी श्रेणी में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो जब ये बना था तो एक संघ के रूप में था, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत को बांटा इस तरह से, भाई ये ए श्रेणी के राज्य होंगे, बी श्रेणी होंगे, सी श्रेणी होंगे, तब इसको सी श्रेणी में रखा गया था। राजधानी क्या थी इसकी? तो विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा हुआ करती थी। नेतृत्व कौन कर रहा था? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव इसके राज प्रमुख थे, और बाद में पंडित शंभूनाथ शुक्ला ने भी इसके बाद में जाकर के मुख्यमंत्री ये बने थे। तो उस टाइम पर कौन थे? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव, याद रखना। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, संघीय प्रणाली में संविधान का संरक्षक कौन होता है? संघीय प्रणाली का अर्थ, देखो ये करंट का टॉपिक है, यहां से प्रश्न आपको आगे मिलेगा। अभी पूरा समझाते हैं करंट का टॉपिक कैसे है। कह रहे हैं कि संघीय प्रणाली में, संघीय का अर्थ होता है कि जहां पर एक संरक्षक होता है, मतलब कि जो मेन मुखिया जो होता है देश का, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो उसको हम संघीय प्रणाली कहते हैं। और अपने पास में राज्यसभा है, भाई लोकसभा है, ये सारे सदन वगैरह होते हैं, तो हम इनको संघीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, जहां पर जनता का शासन होता है। चलिए,
तो संविधान का संरक्षक कौन होता है? अगर कोई संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसका संरक्षण कौन करेगा भाई? तो इसका संरक्षण करेगी न्यायपालिका, जैसा कि अभी आपने देखा है। अभी कल ही जो है करंट का टॉपिक है ये, कल ही जो आपका यूजीसी वाला कानून आया है, यूजीसी वाला कानून आया है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे थे कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका गलत यूज भी हो सकता है, तो और लोगों पर थोपा जा रहा, ऐसी वैसी सारी बातें चल रही थी, है ना। तो फिर इस बात को ले जाकर कहाँ पहुंचे हैं? न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर पहुंचाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है, यानी कि अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लगेगा, ये नियम अभी लागू नहीं होगा, और अगली डेट लगा दी है। साथ ही साथ में जवाब भी मांगा है कि भाई इसका मिसयूज हो सकता है, आप क्योंकि आपने इसका ये नहीं बताया कि भाई अगर गलत झूठी कोई रिपोर्ट कर देता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको ये लागू करना ही है, अगर आपको यूजीसी लागू करना है, तो ये इसका मिसयूज ना हो, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई गलत इसके खिलाफ मतलब कि झूठी कार्रवाई करता है, या फिर झूठी गवाही देता है, या फिर कोई झूठे तौर पर किसी को फंसाता है, तो उसको क्या सजा दी जाएगी, आप ये भी बताइए। आपने ये नहीं बताया है, इस वजह से इसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए ये जो कानून है वो अभी सिरे से खारिज किया जाता है, अभी लागू नहीं होगा, और जो है इसको मतलब अनिश्चित काल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। और साथ ही साथ में सरकार से जवाब मांगा गया है। तो भाई संरक्षण कौन करता है? संविधान से अगर कोई बात अलग होगी, संविधान का अगर कोई हनन करेगा, तो उसकी कौन रक्षा करेगा? न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। ये एक संघीय प्रणाली में दिया गया है। अभी अरावली वाला मैटर भी आपने देखा था, अरावली को भी साफ किया जा रहा था, लेकिन इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट आई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो ये होता है संघीय प्रणाली में न्यायपालिका एक तरह से कंट्रोलिंग का काम करती है, अगर कोई संविधान का अतिक्रमण करना चाहता है। आगे सारी बात समझ में चलिए। अब आप यूजीसी के बारे में ज़्यादा पढ़िए मत इस चक्कर में, है ना, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आगे चल करके आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, है ना, जेल प्रहरी बनेंगे, जेल अधीक्षक बनेंगे, तो आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। भाई ये राजनीति वाली बातें हैं, इनसे हट करके अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये मत सोचिए कि हम ओबीसी हैं, हम भैया जनरल हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपका काम है अपनी फुल फोकस से तैयारी करना, अपना 100% देना, है ना। फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप आरक्षण लीजिए, इनका कम कट ऑफ गया, उनका कम कट ऑफ गया। भाई कट ऑफ के पीछे पड़ क्यों रहे हो? आप अपना 100% दो ना, पूरी मेहनत करो ना, कट ऑफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ना किसी आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के रूप में अपना पूरा फर्ज निभाइए, पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको कट ऑफ के बारे में सोचना ही ना पड़े, इतनी कट ऑफ जाएगी तो हमारा होगा कि नहीं होगा, ये सोचना ही ना पड़े, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, इन सारी बातों से हट करके इन सब के चक्कर में मत पड़िए बिल्कुल भी, ठीक है। केवल आप अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। चलिए, और अगर बात पसंद आ गई हो तो भाई इसी बात पे फटाक से एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। क्या आप एक स्टूडेंट है, आपको इस राजनीति में पढ़ना चाहिए? आपको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। कहीं आप क्या विधायक बनने जा रहे हो, कि आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हो? आपको भाई अपने जॉब से मतलब है, एक हमको सरकारी जॉब मिल जाए, ठीक है, जिससे कि हमारे घर वालों का अच्छे स्थिति अच्छी आ सके, ठीक है ना। तो इन सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल अपनी नौकरी से मतलब होना चाहिए, केवल अपने टारगेट पर फोकस कीजिए। चलो अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस साम्राज्य के पतन के बाद में शासन किया था? किस साम्राज्य के बाद में हर्षवर्धन का टाइम आया था? एमपीएसआई 20 जनवरी 2026 को पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में हर्षवर्धन का टाइम आया था। अभी ऊपर भी आपको हमने बताया था, है ना, पुष्यभूति वंश बताया था। देखिए, तो राजा हर्षवर्धन ने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया, जो गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद का काल है। जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ था तब इनका टाइम स्टार्ट हुआ था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर। देखिए, प्रश्न है, ये भी आपका ज्योग्राफी से है भाई, एप्टेक ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस कर रही है ना, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को ढालना भी होगा। देखिए, कांटेदार वनों की वनस्पतियों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य रूप से पाया जाता है? आपने रेगिस्तानी इलाकों में देखे होंगे, कैक्टस नाम का एक पौधा होता है ना, इस तरह से नागफनी कहते हैं, तो उस पर कांटे होते हैं। वो कांटे क्यों होते हैं, यही सारी बातें इसमें पूछी जा रही भाई, कि क्या रीजन है कि वहाँ पर कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। 17 जनवरी को पूछा है। तो बड़े चौड़े पत्ते छाया के लिए होते हैं, रसीले तने जिसमें पानी संचित होता है, पत्तियां पूरे वर्ष तक गिरती, भाई इसमें पत्तियां होती ही नहीं तो गिरेंगी कहाँ से? एपिडर्मिक का कोई मतलब ही नहीं होता है, उसके पत्ते होते ही नहीं है ना, उसमें पत्ते होते ही नहीं है। आप नागफनी को देखिए, नागफनी का क्या वो पत्ता होता है? पत्ता नहीं होता, उसका धड़ होता है, पूरा तना होता है, पूरा पत्ता नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रसीले तने जिनमें पानी संचित होता है। नागफनी को यानी कैक्टस को आप तोड़ करके देखिए, उसमें से आपको रसीला रसीला लिसा सा निकलता हुआ मिलेगा। या फिर अगर आपको नागफनी
मक्खन ही ना मिले देखने को, तो एलोवेरा तो देखा ही होगा ना भैया। एलोवेरा एलोवेरा को तोड़ करके देखिए तो आपको गूदा सा रसीला रसीला मिलता है। क्यों मिलता है वही आपको हम आगे बताने वाले हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा रसीले तने जिनमें पानी संचित होता है। ये आपको रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो समझाते हैं आपको। देखो उसमें कांटेदार उसकी संरचना क्यों होती है। तो जल संचयन वाटर स्टोरेज के लिए कांटेदार वनों और रेगिस्तानी इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है। देखेंगे आप रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ के पौधे जैसे कैक्टस के तने मांसल और रसीले हो जाते हैं ताकि वे लंबे समय तक पानी को जमा करके रख सके। उन कांटों की मदद से वो जो है पानी को संचित करते हैं, पानी को खींचते हैं। भाई आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो क्या होता है कि आप कमजोर हो जाएंगे ना, तो मतलब कि पतले हो जाएंगे। कहते हैं भैया यार पतला हो गया तो यार क्या कर रहा है कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत दौड़ लगा रहे हैं तो पतले हो गए हैं। तो ये जो कैक्टस या फिर ऐसे जो पौधे होते हैं इनको पानी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनके जो हाथ पैर कह सकते हैं, इनके जो कांटे होते हैं वो कांटे बहुत ही ज़्यादा पतले और नुकीले हो जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर होगा। वाष्पोत्सर्जन में कमी। इन वनों के पौधों की पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं। वो कांटे जो है ना वो इनकी पत्तियां ही होती हैं। इससे पत्तियों की सतह से होने वाला पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है। भाई अगर पत्ती चौड़ी होगी तो यहाँ से ज़्यादा पानी सूरज खींच लेगा, है ना, और पत्ती एकदम पतली हो जाएगी तो कहाँ से पानी खींचोगे, पानी है ही नहीं। पानी पूरा उन्होंने स्टोर कर दिया, इसमें अपने तनों में स्टोर कर दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं, सूखा है भैया, लो खींच लो, है ना। तो इस वजह से जो उनकी पत्तियां होती हैं वो बहुत ही छोटी हो जाती हैं या फिर एकदम कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कैक्टस देखो ना कितना भी तुम उखाड़ लो लेकिन अगली साल देखोगे फिर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ बहुत गहराई तक जाती है। ठीक है, तो कैक्टस बहुत जल्दी अगर कहीं पर लग गया कैक्टस तो बहुत जल्दी हटेगा नहीं वो। ठीक है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के हटता है। तो पानी की तलाश में इन वृक्षों की जड़ें जमीन में काफी गहराई तक चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। भारत में आयोजित करंट अफेयर है ये। भारत में आयोजित गरुड़ शक्ति अभ्यास 2025 की तिथि क्या थी, कब ये आयोजित किया गया था। 20 जनवरी एमपीएसआई में पूछा है। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 से 12 दिसंबर 2025 के मध्य में आयोजन किया गया था। अब चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए 2025 का आयोजन गरुड़ शक्ति का यह संस्करण दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया। इसका मुख्य फोकस आतंकवाद विरोधी अभियानों और जंगल वॉरफेयर पर केंद्रित था। भारत में आयोजन किया गया था और ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 14 नंबर देखिए, एमपीएसआई 18 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है भाई। कह रहे हैं भारत में चक्रवात की चेतावनी और निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। कौन बताएगा भैया चक्रवात आने वाला है, कौन बताएगा भूकंप आने वाला है, कौन बताएगा सुनामी आने वाली है। 4 ऑप्शन है। केंद्रीय जल आयोग ये नहीं बताएगा भाई, इसके पास में कहाँ इतना टाइम है ना, ये तो वही राजनीति से रिलेटेड है, जल आयोग का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र ये भी आपको नहीं बताएगा। तो ये पूरी जिम्मेदारी होती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। ठीक है, तो ये विभाग जो होता है इसका काम होता है कि भाई बताओ बाढ़ आने वाली है, बताइए भाई चक्रवात आने वाला है, ये करते हैं। देखिए तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जिसे हम आईएमडी कहते हैं, यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कार्य क्या है इसका, मुख्य कार्य मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाना, भूकंप विज्ञान, चक्रवातों की पूर्व चेतावनी देना, ये इसका काम है। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखना। आईएमडी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आईएमडी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आईएमडी कहते हैं, मुख्यालय नई दिल्ली। आगे बढ़िए भाई। 15 नंबर देखिए, कथन और कारण वाले। कल भी हमने आपको करंट अफेयर के कथन और कारण के प्रश्न करवाए थे, उसको भी कल देख लेना, है ना। देखिए एमपीएसआई 20 जनवरी पूछा गया है। कथन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को अक्सर सामान्यवादी प्रकृति वाली कहा जाता है। क्या ये बात सही है। कारण कह रहा है यह निष्कर्ष मुख्य रूप से इस तथ्य से निकाला गया है कि वहां शाही या धार्मिक महल मंदिर नहीं थे। बताइए, तो ये भाई दोनों बातें सही हैं, ये दोनों बातें सही हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी वहां पर इतना धर्म चलता ही नहीं था, धर्म जातिवादी। ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, हड़प्पा मतलब बहुत प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, है ना। जब नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो धर्म वगैरह उस टाइम पे चलते ही नहीं थे। तो ये सामान्यवादी प्रकृति की कही जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। अब ये क्यों कही जाती है, क्योंकि यह निष्कर्ष मुख्य रूप से इस तथ्य से निकाला जाता है कि वहां पर शाही या धार्मिक महल मंदिर नहीं देखने को मिले। भाई ना कोई शाही महल मंदिर देखने को मिले, ना कोई धार्मिक महल मंदिर देखने को मिले, तो वहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई यहाँ पर जातिवाद धर्म वगैरह नहीं हुआ करता था और यहाँ पर
जो है किसी भी प्रकार के मंदिर भी नहीं मिले हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं और जो कारण आर है वो कथन की सही से पुष्टि भी कर रहा है। ठीक है, ये कैसे पता करते हैं कि पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कभी कभी ये होता है दोनों बातें हमको पता होती हैं कि दोनों बातें सही हैं, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि भाई ये कथन इसका पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ट्रिक भी हमने आपको बताई है, आप वीडियो जाकर के देखेंगे तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। कल भी हमने कराई थी और जो पहली पहली वीडियो हमने हिस्ट्री वाली डाली थी जेल पेरी की, उसमें भी हमने आपको पूरा ट्रिक से कराया था। तो आप थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर टाइम लग जाएगा ना। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अब यहाँ पर हमने आपको डिटेल बता दिया है। चूंकि वहां पर बड़े धार्मिक स्थल या शाही महल अनुपस्थित थे, इसलिए विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वहां की शासन व्यवस्था समाज काफी हद तक सामान्यवादी या फिर सामूहिक उत्तरदायित्व वाली रही होगी। सब लोग मिलजुल करके अपना उत्तरदायित्व निभाते होंगे, वहां पर कोई धर्म जाति की व्यवस्था नहीं होगी। ये हड़प्पा कालीन की बात कही जा रही है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। देखिए 16 नंबर, तो 16 नंबर कह रहा है दिसंबर 2025 तक भारत की सबसे ज्यादा मरकरी प्रदूषित क्षेत्र कौन सा है। ये करंट अफेयर का है कि कहां पर सबसे ज्यादा मरकरी का प्रदूषण देखने को मिला है। 20 जनवरी 2026 को पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोडाईकनाल तमिलनाडु। यहां पर इतनी मरकरी है क्यों, इसका एक रीजन है, कहानी है। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। देखिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। क्या हुआ कि कोडाईकनाल तमिलनाडु में हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक थर्मामीटर फैक्ट्री थी, थर्मामीटर बनती थी वहां पर। ठीक है, और फिर क्या हुआ, थर्मामीटर में मरकरी की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं मरकरी इसमें भरी रहती है, पारा जो होता है ना, तो ये एक द्रव धातु होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मापने में। 2001 में यह खुलासा हुआ कि फैक्ट्री ने पारे से दूषित कांच के कचरे को पास के जंगलों और कबाड़खानों में असुरक्षित तरीके से फेंक दिया था। मतलब उन्होंने क्या किया कि जैसे थर्मामीटर बना, तो थर्मामीटर में कांच में जो पारा होता है, मान लीजिए बहुत सारा थर्मामीटर टूट गया या फिर कुछ भी हो गया, बचा रह गया, उसको उठा करके सीधे जंगलों में जाकर के डाल दिया। ठीक है, अब उसमें मरकरी था, वो पूरे वायुमंडल में घुल गया। उससे क्या हुआ कि सबसे ज्यादा मरकरी प्रदूषण यहाँ पर हो गया, जो आज भी मौजूद है। 2001 का मरकरी प्रदूषण 2025 तक मौजूद है। एक गलती की वजह से कोडाईकनाल आज भी मरकरी से प्रदूषित है, देख लो भैया। ठीक है, दिसंबर 2025 की स्थिति क्या कहती है। हालांकि फैक्ट्री सालों पहले बंद हो चुकी है, लेकिन मिट्टी और पर्यावरण में पारे के जो अवशेष हैं वो अभी भी मौजूद हैं। मई 2024 में नीरी के द्वारा वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी की सफाई के कार्य में बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन पारिस्थितिक रूप से यह अभी भी भारत के सबसे संवेदनशील प्रदूषण स्थलों में माना जाता है। भाई नीरी को जब ये पता चला, नीरी है क्या, तो नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो इसको जब पता चला कि वहाँ पर जो है मरकरी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसको सही करना है, तो फिर नीरी के वैज्ञानिक गए, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे काम किए, जिससे कुछ हद तक कंट्रोल हुआ, लेकिन अभी भी मरकरी की उपस्थिति वहाँ पर है, जिसकी वजह से कोडाईकनाल आज भी प्रदूषित है मरकरी से। 17 नंबर देखिए। भाई इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। हाइप का ऑप्शन है तो हाइप भी कर देना, हाइप में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है ना, हाइप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब अगर प्रश्न आएगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे, 100% इसको एश्योर्ड एकदम डन करके आओगे। प्रश्न 17 है, कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर नियुक्त किया गया था, कब, बताइए। एमपीएसआई 20 जनवरी 2026 को पूछा है। सही आंसर हो जाएगा 1815 में। 1815 में कॉलिन मैकेंजी को भारत का सर्वेयर नियुक्त किया गया था। देखिए, और ये कब तक रहे थे, 1815 से 1821, अपनी मृत्यु तक वो इस पद पर रहे थे। भारत में इन्होंने हर जगह जाकर के सर्वे किया था कि सारा काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए, भारत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम BRO कहते हैं, बहुत तेजी से काम करता है ये। ठीक है, चंडीगढ़ को मनाली और लेह से जोड़ने वाली एक सड़क बनाई है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में भी करवाया था। ठीक है, तो 18 जनवरी को पूछा गया है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 4270 मीटर। ठीक है, और ये BRO जो है वो जो बॉर्डर एरिया होते हैं वहाँ पर रोड का निर्माण करता है और बहुत तेजी से निर्माण करता है। ठीक है, अपने जो होते हैं ना कि भाई एक रोड बनना अगर शुरू हुई है तो भाई बनती रहती है, 1.5 साल लग जाते हैं रोड बनने में। ठीक है ना, लेकिन BRO का ये काम नहीं है। BRO रिकॉर्ड बनाता है भाई, 24 घंटे में रोड बना दी, 36 घंटे में रोड बना दी। ये काम कौन करता है, BRO करता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो मनाली लेह राजमार्ग पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य मार्गों में से एक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4270 मीटर, यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर रोड बनाई है भैया, आसान काम नहीं है। चलिए 19 नंबर, परमाणु संख्या की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, 18 जनवरी को पूछा है। तो ये अवधारणा जो प्रस्तुत की गई थी वो हेनरी मोसले महोदय के द्वारा परमाणु संख्या की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। यहां पर देख लीजिए, 1913 में हेनरी मोसले ने एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी, एक मिनट,
एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का सबसे मौलिक गुण उसकी परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या के आधार पर हेनरी मोसले जी ने बताया था। ये साइंस का प्रश्न है जो अभी पूछा गया था। चलिए 20 नंबर देखिए, ये भी साइंस का ही है। अमीनो अम्लों को आवश्यक और अनावश्यक के रूप में वर्गीकृत करने में क्या मदद करता है? क्या ऐसी चीज़ है जो ये बताई भाई अमीनो एसिड जो है वो हमारे लिए आवश्यक है या फिर हमारे लिए अनावश्यक है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर की अन्य यौगिक से उन्हें संश्लेषित करने की क्षमता। यानी कितने अमीनो एसिड को शरीर संश्लेषित कर रहा है। अगर संश्लेषित कर रहा है तो हमारे लिए आवश्यक है, अगर संश्लेषित नहीं कर रहा है तो हमारे लिए अनावश्यक है। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, तो अमीनो अम्लों का जो मुख्यतः वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया जाता है कि मानव शरीर उन्हें स्वयं बना सकता है या फिर नहीं बना सकता है। देखिए, आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये वे अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमारा शरीर अन्य यौगिकों से संश्लेषित नहीं कर सकता है, इसलिए इन्हें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। ठीक है, ये अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिन्हें हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। अनावश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो इन अमीनो अम्लों को हमारा शरीर स्वयं एवं अन्य रासायनिक अमीनो अम्लों के रूपांतरण से बनाता है, इन्हें भोजन में अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इन्हीं के आधार पर पता लगाया जा सकता है भाई ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो भाई अब वीडियो को लाइक काहे नहीं कर रहे हो? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। सक्सेस जंक्शन लाइव नाम चैनल के नाम के आगे लाइव लगा देना। इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी, नहीं तो सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन लाइव, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम भी वहां पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नोट्स आप सब लोग ले लीजिए, यही व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, देख लीजिए, यहीं पर हमने MPSI के दिए थे। यही व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। जो लोग QR से पेमेंट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करेंगे सर फोन पे नंबर दे दो, फोन पे नंबर आपको मिल जाएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स ले लेना और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाना। ठीक है, जब आप नोट्स लोगे तो साथ ही साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लोगे। अलग से नहीं ज्वाइन किया कराया जाएगा ना। उस लिंक को आप शेयर भी नहीं कर सकते, किसी और को भी ऐड नहीं कर सकते हैं, केवल आप ही उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।